हाय, मैं सोनाली हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल सोनाली वॉइस को सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट पाने के लिए बगल में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। मेरा नाम अद्रिका है। बंगाल में महिलाएं शारीरिक संबंध बनाने से पहले अपनी नाभि पर लहसुन का रस क्यों लगाती थीं? यह एक दिलचस्प सवाल है। एक सुबह की बात है। मैं अपनी चाची के साथ नाश्ता बनाने में व्यस्त थी। तभी चाची का छोटा भाई कबीर आ गया और मेरे सामने बैठ गया। उसकी नजरें मुझ पर टिकी हुई थीं और यह देखकर मुझे अच्छा लग रहा था, क्योंकि मुझे वह पसंद था। कबीर अक्सर हमारे घर आता जाता रहता था और वह भी मुझे पसंद करता था। मैं 17 साल की थी और कम उम्र में ही मुझे उससे प्यार हो गया था। मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि आज का दिन मेरी जिंदगी बदलने वाला है। कबीर 2 दिन से हमारे घर पर ठहरा हुआ था। नाश्ते के बाद वह नौकरी की तलाश में निकल गया और मैं घर के कामों में व्यस्त हो गई। मेरे माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था और मैं उनकी इकलौती बेटी थी। चाची मेरी देखभाल करती थीं, लेकिन वह मेरी माँ की जगह नहीं ले सकती थीं। काम करते करते दोपहर हो गई थी। चाची अपने कमरे में आराम करने चली गईं और मैं किचन की सफाई करने लगी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खोलने पर देखा कि एक अजीब सा आदमी खड़ा था। उसकी नजरें मुझे असहज कर रही थीं। मैंने अपने कपड़े ठीक किए और उससे चाची के बारे में पूछा। उसने दरवाजे पर हाथ रखकर कहा कि दरवाज़ा बंद करने की ज़रूरत नहीं है और मुझे चाची को बुलाने के लिए कहा। मैंने चाची को बताया कि दरवाजे पर एक आदमी खड़ा है। उसकी बात सुनकर चाची का चेहरा बदल गया। उन्होंने मुझे किचन का काम खत्म करने को कहा और खुद दरवाजे पर चली गई। मैं किचन में काम करती रही और चाची की आवाज़ें सुनने लगी। वह आदमी कौन था और चाची उससे क्या बातें कर रही थीं, यह मेरे लिए रहस्य बना रहा। चाची ने मुझे सख्त हिदायत दी कि इस आदमी के बारे में किसी को न बताऊं, खासकर चाचा या कबीर को। चाचा रोज सुबह दूसरे शहर काम के लिए जाते थे और रात को लौटते थे। चाचा मुझे अपनी बेटी की तरह समझते थे और मेरी बहुत परवाह करते थे। चाची की बात सुनकर मैंने अपनी जुबान बंद कर ली, लेकिन मेरे मन में यह जानने की उत्सुकता बनी रही कि वह आदमी कौन था और चाची से उसका क्या संबंध था। कुछ दिन बाद कबीर मेरे कमरे में आया और हमारी शादी की बात करने लगा। उसने कहा कि वह जल्दी ही हमारी शादी करना चाहता है और किसी अच्छी नौकरी की तलाश में है। मैंने कहा कि अगर चाची मानती हैं तो मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। कबीर बहुत खुश हुआ और मेरे हाथ थाम लिया। उसकी इस हरकत से मुझे शर्म आ रही थी। कुछ दिन बाद वह आदमी फिर से हमारे घर आया। इस बार चाची ने उसे अपने कमरे में बैठा लिया। मैं किचन में थी, तभी चाची ने मुझे ठंडा पानी लाने के लिए कहा। जब मैं पानी लेकर चाची के कमरे तक पहुंची, तो देखा कि वे दोनों आपस में बातें कर रहे थे। मुझे देखकर वे खामोश हो गए। चाची की हालत कुछ बदली बदली सी लग रही थी। उनके बाल बिखरे हुए थे और कपड़े भी अजीब हालत में थे। उस आदमी ने चाची से कहा कि मैं बहुत खूबसूरत और जवान हूं और मेरी शादी के बारे में सोचना चाहिए। उसने कहा कि मेरे लिए अच्छा रिश्ता आसानी से मिल जाएगा। अब मुझे समझ में आया कि चाची क्या छुपाने की कोशिश कर रही थी। इस आदमी की बात सुनकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई थी। वह मेरे लिए अनजान था और उसकी बातें मुझे असहज कर रही थीं। चाची उसके सामने हंसते हुए कहने लगीं कि हाँ, अब इसकी शादी ही तो करनी है। मैं शर्म से वहां से भागकर वापस आ गई। चाची उस अनजान आदमी के सामने मेरी जवानी के बारे में बातें कर रही थीं, जो मुझे बहुत बुरा लग रहा था। उनके बीच फिर से बातचीत शुरू हो गई। कुछ देर बाद वह आदमी चला गया, तो चाची ने मुझे फिर से समझाया कि कबीर और चाचा को इस बारे में कुछ न बताऊं। इत्तेफाक से उसी समय कबीर घर आ गया। तबीयत खराब होने की वजह से वह अपने घर जाने की बजाय यहाँ आ गया था। उसने उस आदमी को घर से निकलते हुए देखा और फौरन मेरे पास आकर पूछने लगा कि वह आदमी कौन था और यहाँ क्यों आया था। मैंने इनकार कर दिया कि मुझे कुछ नहीं पता। वह चाची से मिलने आया था। कबीर सीधे चाची से मिलने उनके कमरे में चला गया और फिर अचानक से उन दोनों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। चाची कबीर को बुरा भला कह रही थीं।
और कबीर भी उन्हें जवाब दे रहा था। मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन इतना अंदाज़ा ज़रूर था कि बात कुछ बड़ी है और शायद उस अनजान आदमी से जुड़ी हुई है। काफ़ी देर बाद जब कबीर चाची के कमरे से बाहर आया तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। वह सीधे स्टोर रूम में चला गया और अंदर बंद हो गया। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए आज वह हमारे घर पर ही रुकने वाला था। उसके बाद चाची भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। रात के खाने के समय जब मैं चाची को बुलाने गई तो वह बहुत गुस्से में थीं और मुझसे कहने लगीं कि जाओ, तुम जाकर खाना खा लो और सो जाओ। उनका बर्ताव मेरे साथ बहुत बुरा था। पता नहीं कबीर ने कौन सा हंगामा खड़ा कर दिया था कि जिसका गुस्सा मुझ पर निकल रहा था। मैंने चाची से इस बारे में पूछना चाहा कि क्या हुआ है, तो वह कहने लगीं कि यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है, इसलिए ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है और यहां से निकल जाओ। मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। मैं आंसू बहाती हुई उनके कमरे से निकल आई और लगातार रो रही थी। आज मुझे बड़ी बेचैनी के साथ अपने माता पिता याद आ रहे थे। मैं अपने छोटे से कमरे में बिस्तर पर लेटी थी और मेरे दिमाग में बस यही सवाल उठ रहे थे कि कबीर ने अपनी बहन से किस बात पर झगड़ा किया है। क्या उस अनजान आदमी की वजह से उनका झगड़ा हुआ है? स्टोर रूम का दरवाज़ा अंदर से लॉक था, वरना मैं जाकर पूछती। कबीर जब भी हमारे घर आता था तो स्टोर रूम में ठहरता था, क्योंकि हमारा घर छोटा था और सिर्फ 2 ही कमरे थे। एक में चाचा और चाची रहते थे और दूसरे में मैं। एक छोटा सा स्टोर रूम था जहां कबीर कभी कभी ठहरता था। मेरा नाम अद्रिका है। बंगाल में महिलाएं शारीरिक संबंध बनाने से पहले अपनी नाभि पर लहसुन का रस क्यों लगाती थीं? यह एक दिलचस्प सवाल है। एक सुबह की बात है। मैं अपनी चाची के साथ नाश्ता बनाने में व्यस्त थी। तभी चाची का छोटा भाई कबीर आ गया और मेरे सामने बैठ गया। उसकी नज़रें मुझ पर टिकी हुई थीं और यह देखकर मुझे अच्छा लग रहा था, क्योंकि मुझे वह पसंद था। कबीर अक्सर हमारे घर आता जाता रहता था और वह भी मुझे पसंद करता था। मैं 17 साल की थी और कम उम्र में ही मुझे उससे प्यार हो गया था। मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि आज का दिन मेरी जिंदगी बदलने वाला है। कबीर 2 दिन से हमारे घर पर ठहरा हुआ था। नाश्ते के बाद वह नौकरी की तलाश में निकल गया और मैं घर के कामों में व्यस्त हो गई। मेरे माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था और मैं उनकी इकलौती बेटी थी। चाची मेरी देखभाल करती थीं, लेकिन वह मेरी माँ की जगह नहीं ले सकती थीं। काम करते करते दोपहर हो गई थी। चाची अपने कमरे में आराम करने चली गईं और मैं किचन की सफाई करने लगी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। दरवाज़ा खोलने पर देखा कि एक अजीब सा आदमी खड़ा था। उसकी नज़रें मुझे असहज कर रही थीं। मैंने अपने कपड़े ठीक किए और उससे चाची के बारे में पूछा। उसने दरवाजे पर हाथ रखकर कहा कि दरवाज़ा बंद करने की ज़रूरत नहीं है और मुझे चाची को बुलाने के लिए कहा। मैंने चाची को बताया कि दरवाजे पर एक आदमी खड़ा है। उसकी बात सुनकर चाची का चेहरा बदल गया। उन्होंने मुझे किचन का काम खत्म करने को कहा और खुद दरवाजे पर चली गई। मैं किचन में काम करती रही और चाची की आवाज़ें सुनने लगी। वह आदमी कौन था और चाची उससे क्या बातें कर रही थीं, यह मेरे लिए रहस्य बना रहा। चाची ने मुझे सख्त हिदायत दी कि इस आदमी के बारे में किसी को न बताऊं, खासकर चाचा या कबीर को। चाचा रोज सुबह दूसरे शहर काम के लिए जाते थे और रात को लौटते थे। चाचा मुझे अपनी बेटी की तरह समझते थे और मेरी बहुत परवाह करते थे। चाची की बात सुनकर मैंने अपनी जुबान बंद कर ली, लेकिन मेरे मन में यह जानने की उत्सुकता बनी रही कि वह आदमी कौन था और चाची से उसका क्या संबंध था। कुछ दिन बाद कबीर मेरे कमरे में आया और हमारी शादी की बात करने लगा। उसने कहा कि वह जल्दी ही हमारी शादी करना चाहता है और किसी अच्छी नौकरी की तलाश में है। मैंने कहा कि अगर चाची मानती हैं तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं होगा। कबीर बहुत खुश हुआ और मेरे हाथ थाम लिया। उसकी इस हरकत से मुझे शर्म आ रही थी। कुछ दिन बाद वह आदमी फिर से हमारे घर आया। इस बार चाची ने उसे अपने कमरे में बैठा लिया। मैं किचन में थी, तभी चाची ने मुझे ठंडा पानी लाने के लिए कहा। जब मैं पानी लेकर चाची के कमरे तक पहुंची
तो देखा कि वे दोनों आपस में बातें कर रहे थे। मुझे देखकर वे खामोश हो गए। चाची की हालत कुछ बदली बदली सी लग रही थी। उनके बाल बिखरे हुए थे और कपड़े भी अजीब हालत में थे। उस आदमी ने चाची से कहा कि मैं बहुत खूबसूरत और जवान हूं और मेरी शादी के बारे में सोचना चाहिए। उसने कहा कि मेरे लिए अच्छा रिश्ता आसानी से मिल जाएगा। अब मुझे समझ में आया कि चाची क्या छुपाने की कोशिश कर रही थी। इस आदमी की बात सुनकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई थी। वह मेरे लिए अनजान था और उसकी बातें मुझे असहज कर रही थीं। चाची उसके सामने हंसते हुए कहने लगी कि हाँ, अब इसकी शादी ही तो करनी है। मैं शर्म से वहां से भागकर वापस आ गई। चाची उस अनजान आदमी के सामने मेरी जवानी के बारे में बातें कर रही थीं, जो मुझे बहुत बुरा लग रहा था। उनके बीच फिर से बातचीत शुरू हो गई। कुछ देर बाद वह आदमी चला गया तो चाची ने मुझे फिर से समझाया कि कबीर और चाचा को इस बारे में कुछ न बताऊं। इत्तेफाक से उसी समय कबीर घर आ गया। तबीयत खराब होने की वजह से वह अपने घर जाने की बजाय यहां आ गया था। उसने उस आदमी को घर से निकलते हुए देखा और फौरन मेरे पास आकर पूछने लगा कि वह आदमी कौन था और यहां क्यों आया था। मैंने इनकार कर दिया कि मुझे कुछ नहीं पता। वह चाची से मिलने आया था। कबीर सीधे चाची से मिलने उनके कमरे में चला गया और फिर अचानक से उन दोनों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। चाची कबीर को बुरा भला कह रही थीं और कबीर भी उन्हें जवाब दे रहा था। मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन इतना अंदाजा जरूर था कि बात कुछ बड़ी है और शायद उस अनजान आदमी से जुड़ी हुई है। काफी देर बाद जब कबीर चाची के कमरे से बाहर आया तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। वह सीधे स्टोर रूम में चला गया और अंदर बंद हो गया। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए आज वह हमारे घर पर ही रुकने वाला था। उसके बाद चाची भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। रात के खाने के समय जब मैं चाची को बुलाने गई तो वह बहुत गुस्से में थीं और मुझसे कहने लगीं कि जाओ, तुम जाकर खाना खा लो और सो जाओ। उनका बर्ताव मेरे साथ बहुत बुरा था। पता नहीं कबीर ने कौन सा हंगामा खड़ा कर दिया था कि जिसका गुस्सा मुझ पर निकल रहा था। मैंने चाची से इस बारे में पूछना चाहा कि क्या हुआ है, तो वह कहने लगीं कि यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है, इसलिए ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है और यहां से निकल जाओ। मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। मैं आंसू बहाती हुई उनके कमरे से निकल आई और लगातार रो रही थी। आज मुझे बड़ी बेचैनी के साथ अपने माता पिता याद आ रहे थे। मैं अपने छोटे से कमरे में बिस्तर पर लेटी थी और मेरे दिमाग में बस यही सवाल उठ रहे थे कि कबीर ने अपनी बहन से किस बात पर झगड़ा किया है। क्या उस अनजान आदमी की वजह से उनका झगड़ा हुआ है? स्टोर रूम का दरवाजा अंदर से लॉक था, वरना मैं जाकर पूछती। कबीर जब भी हमारे घर आता था तो स्टोर रूम में ठहरता था, क्योंकि हमारा घर छोटा था और सिर्फ 2 ही कमरे थे। एक में चाचा और चाची रहते थे और दूसरे में मैं। एक छोटा सा स्टोर रूम था जहां कबीर कभी कभी ठहरता था। मुझे सुबह का इंतजार था। मुझे सुबह यह बात चाची से या कबीर से ही पूछनी थी, लेकिन अगली सुबह उससे भी ज्यादा अजीब बात हुई। जब मैं सोकर उठी तो कबीर घर से जा चुका था और चाची भी घर का काम कर रही थीं। उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की और उनका बर्ताव देखकर मैं भी उनसे कुछ पूछ नहीं सकी। सुबह उठते ही मेरा पहला काम सफाई करना था, इसलिए मैं सीधा सफाई में लग गई। चाची के कमरे की सफाई करते हुए मुझे वहां लहसुन का टुकड़ा पड़ा मिला, जिसे चाची किचन से लेकर आई थीं। मैं सोचने लगी कि चाची लहसुन क्यों लाई थीं? आखिर उस अनजान आदमी को इस लहसुन का क्या करना था? सफाई करते वक्त मैंने उसे फेंक दिया और फिर सफाई में लग गई। शाम के समय चाची मुझसे कहने लगी, चलो मार्केट चलते हैं, कुछ सामान लाना है। कभी कभी ऐसा होता था कि चाची मुझे अपने साथ मार्केट ले जाती थीं, इसलिए मैंने अपना दुपट्टा लिया और उनके साथ चल पड़ी। लेकिन मुझे क्या पता था कि चाची मुझे कहाँ ले जा रही हैं। चाची ने रिक्शा लिया और हम उसमें बैठकर चल पड़े। लेकिन जब रिक्शा वाले ने मार्केट को पीछे छोड़ दिया तो मैं हैरान रह गई। मैंने चाची से पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं। बाजार तो पीछे निकल गया,
वह कहने लगीं कि दूसरे बाजार जा रहे हैं, वहां से कुछ और सामान लेना है। उनका बर्ताव पहले से कुछ बेहतर लग रहा था। काफी देर बाद हम एक अजीब से बाजार में पहुंचे। वहां भीड़ भाड़ तो थी, लेकिन लोग अजीब और गरीब लग रहे थे। हम उतरे और चाची मुझे किसी दुकान के बजाय बाजार के पीछे बने एक घर में ले गई। एक बड़ी उम्र की औरत ने दरवाज़ा खोला और चाची को देखकर मुस्कुरा दी। चाची कहने लगीं, इसे अपने पास रखो, मैं माल की सही दाम लगवाकर आती हूँ। मैंने चाची को परेशानी से देखा कि वह मुझे अपने साथ ले जाने के बजाय यहाँ क्यों छोड़कर जा रही हैं। चाची ने मेरा चेहरा देखा और कहने लगी कि परेशान मत हो, यह भी तुम्हारी चाची ही है। तुम यहाँ आराम से बैठो, मैं बस थोड़ी देर में वापस आती हूँ। इतना कहकर चाची वहां से चली गई। वह औरत मुझे घर के अंदर ले गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। जैसे ही वह मुझे अंदर लेकर जाने लगी, मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। दरवाजे के पीछे एक अलग ही जगह थी, जहां छोटे छोटे कमरे बने थे और अजीब सी बदबू आ रही थी। कुछ ही कदम चलने पर मुझे समझ में आ गया कि मैं किसी सामान्य जगह पर नहीं हूं। दरवाजों के पास छोटी छोटी पोशाकें पहनी हुई लड़कियां खड़ी थीं, जो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थीं। उनके कपड़े और चेहरों पर भरा हुआ मेकअप एक अलग ही सच्चाई बयां कर रहा था। मैं रुक गई और उस औरत से कहा कि मुझे वापस जाना है, मैं अंदर नहीं जाना चाहती। मेरी बात सुनकर वह जोर से हंसी और बोली, यहाँ अंदर आने का तो रास्ता है, लेकिन बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारी चाची तुमसे छुटकारा पाकर जा चुकी हैं। अब न वह लौटकर आएंगी और न ही तुम यहाँ से बाहर जा सकोगी। यह मेरी दुनिया है, यहाँ मेरा राज चलता है। तुम भी अब यहाँ रहोगी और मेरा कहना मानना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर मैं पूरी तरह से डर गई थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मैंने उसे छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी कमीज पकड़कर जोर से खींचा, जिससे मेरी कमीज फट गई। फिर उसने मेरे मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा और मैं जमीन पर गिर पड़ी। मेरे मुंह से खून निकलने लगा। वह मेरे पास बैठकर बोली, तुम्हारी चाची तुम्हें यहाँ बेचकर गई हैं। अब तुम मेरी खरीदी हुई गुलाम हो। मैंने तुम्हारी अच्छी कीमत दी है, अब जाकर तैयार हो जाओ। रात को ग्राहक आएंगे और तुम्हें भी लाइन में खड़ा होना होगा। उसने एक औरत को बुलाया और मुझे उसके हवाले कर दिया। उस समय मैं सदमे में थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरी चाची, जो मुझे माँ की तरह प्यार करती थीं, ऐसा कैसे कर सकती हैं? मैं चाहकर भी उस औरत की बात पर यकीन नहीं कर पा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे यह एक बुरा सपना है और जल्द ही मेरी आंख खुलेगी और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन यह सपना नहीं, बल्कि जिंदगी की एक कड़वी सच्चाई थी। वह औरत मुझे एक अंधेरे कमरे में ले गई। उसने एक सुगंधित पानी तैयार किया और मुझे नहाने के लिए मजबूर किया। मेरे चीखने, चिल्लाने और रोने का उस पर कोई असर नहीं हुआ। वह कहने लगी, यहाँ आने वाली सभी लड़कियां 1-2 दिन रोती हैं, फिर खुद ही इस जीवन को स्वीकार कर लेती हैं। तुम भी खुशी खुशी इस काम को मान लो, वरना सायरा बानो जबरदस्ती करवाएगी और तुम्हें ज्यादा तकलीफ होगी। मैं 17 साल की थी और वह मुझे इस दलदल में धकेलना चाहती थी। वह मुझे एक कमरे में ले गई, जहां से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। उसने कहा, देखो, वह लड़की सायरा बानो की बात नहीं मान रही थी, इसलिए उसे यहाँ बंद करके रखा गया है। उसे खाने पीने को कुछ नहीं दिया जा रहा। अगर तुमने भी मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। उसकी जबरदस्ती पर मुझे नहाना पड़ा। थोड़ी देर बाद सायरा बानो वापस आई। उसने मुझे सर से पैर तक देखा और कहा, तू तो सच में बहुत खूबसूरत है, तेरे अच्छे दाम मिलेंगे। मैंने तेरी चाची को भी बहुत पैसा दिया है, अब मैं तेरे शरीर को बेचकर वह पैसा वसूल करूंगी। यह सुनकर मेरा पूरा अस्तित्व हिल गया। सायरा बानो की बातें सुनकर मुझे यकीन हो गया कि यह कोई सपना नहीं, बल्कि एक कड़वी सच्चाई है। अब मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मैंने उस औरत से पूछा, मेरी चाची ने मुझे यहाँ क्यों छोड़ दिया? वह जोर से हंसी और बोली, यह तो तुझे ही मालूम होगा, हम तो बस माल खरीदते हैं। वह औरत, जिसका नाम बेगम जान था, सायरा बानो से कहने लगी, यह अभी छोटी है,
इसे नाचने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। जब यह समझदार हो जाए तो इसे किसी अच्छे ग्राहक के सामने पेश करना चाहिए ताकि इसका सही दाम वसूल हो सके। बेगम जान मुझे प्यार से समझा रही थी। उसने मुझे 1 महीने तक महफिलों में नाचना सिखाया। फिर मुझे भी महफिल का हिस्सा बनाया गया, जहां शराब में डूबे आदमी हमारे सामने बैठते थे और हमें अजीब औगरीब कपड़ों में उनके सामने नाचना पड़ता था। एक दिन एक अमीर आदमी कोठे पर आया और उसने मुझे Rs 50,000 की कीमत पर एक रात के लिए खरीदना चाहा। सायरा बानो ने खुशी खुशी यह सौदा मंजूर कर लिया। उसने बेगम जान से कहा कि मुझे तैयार कर दे। यह सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। बेगम जान ने मुझे समझाया, जितना ज्यादा शोर करोगी ग्राहक तुम्हें उतना ही परेशान करेगा। एक रात के लिए समझ लो कि वह तुम्हारा पति है। बेगम जान ने कहा, कभी कभी हमारी खूबसूरती ही हमारे लिए मुसीबत बन जाती है। ये तुम्हारा खूबसूरत चेहरा और गोरा शरीर तुम्हारे लिए सिर्फ मुसीबत है। अगर तुम इतनी खूबसूरत नहीं होती तो कोई तुम्हारे दाम भी नहीं लगाता। मैं भी अपनी खूबसूरती से तंग आ चुकी हूं। मैं 42 साल की होने वाली हूं, लेकिन मेरी खूबसूरती और चमक दमक मुझे इस दलदल से बाहर नहीं जाने देती। यह सुनकर मैं और भी टूट गई। अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा था। मुझे अपनी किस्मत से लड़ना था। हर दिन कोई न कोई मेरी कीमत लगाता और मुझे उनके सामने पेश होना पड़ता। जब तक मैं खूबसूरत थी तब तक मुझे यह सब सहना पड़ रहा था। बेगम जान मुझे मानसिक रूप से तैयार कर रही थीं, लेकिन मेरे आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मुझे बार बार चाची और कबीर की याद आ रही थी। मुझे अब तक यकीन नहीं हो रहा था कि चाची ने मुझे जानबूझकर यहाँ छोड़ दिया और शायद इसमें कबीर का भी हाथ है। जब मैं पूरी तरह तैयार हो गई तो बेगम जान ने मेरी नज़र उतारी और कहने लगी, गहरी सांस भरकर कमरे में दाखिल हो जाना और खुद को उस आदमी के हवाले कर देना। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैं छोटे से कमरे में चली गई। वहां एक मध्यम रोशनी वाला पीला बल्ब जल रहा था, जिसकी रोशनी में सब कुछ भयानक लग रहा था। मैंने सोचा था कि जाते ही मैं उस आदमी के पैरों में गिरकर रहम की भीख मांगूंगी, लेकिन वह आदमी बहुत ही पत्थर दिल निकला। वह 33-40 साल का था और मेरे पिता की उम्र का लग रहा था। जब मैं कमरे में दाखिल हुई तो उसने मुझे देखकर एक खतरनाक मुस्कान दी। उसके माथे पर एक बड़ा सा जख्म का निशान था और उसकी एक आंख लाल हो रही थी। उसकी नजरें मेरे शरीर पर टिकी हुई थीं। मुझे इतना डर लग रहा था कि मैं बाहर निकलने लगी। तभी उसने मुझे पकड़कर खींच लिया और कहा, तुझे महंगे दामों में खरीदा है, तू कहाँ भाग रही है? उसकी शराब की बदबू ने मेरी सांसें रोक दी थीं। मैं रहम की भीख मांगने लगी, लेकिन उसे मुझ पर कोई तरस नहीं आया। वह कहने लगा, सीधे बिस्तर पर आ जा, मैं अच्छी तरह जानता हूं तेरे जैसी लड़कियों के नखरे। उसने मुझे बिस्तर पर धक्का दे दिया और तभी मेरे दिमाग में बेगम जान की बातें घूमने लगीं। उन्होंने कहा था कि बिस्तर पर जाने से पहले अपनी नाभि पर लहसुन का रस जरूर लगा लेना। मैंने लहसुन की कली को मुट्ठी में दबाकर रखा था और उसे अपनी नाभि पर मलना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में मैंने पूरी लहसुन की कली अपनी नाभि पर मल दी और फिर वही सब हुआ जो होने वाला था। उस आदमी ने सारी रात अपने पैसे वसूल किए। मेरा रोना धोना किसी काम नहीं आया। वह आदमी तो बिल्कुल पत्थर दिल था। शायद वह शराब के नशे में था या फिर उसे यह सब करने की आदत थी। मेरे लिए एक एक मिनट भारी पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि रात खत्म ही नहीं होगी। एक वक्त ऐसा आया जब मैं बेहोश हो गई। जब मेरी आंख खुली तो बेगम जान मेरे सामने थी। सुबह होते ही वह आदमी जा चुका था। बेगम जान मुझे होश में लाने की कोशिश कर रही थीं। जब मुझे होश आया तो उन्होंने मुझे अपने सीने से लगा लिया और बोली, पहली रात ही सबसे मुश्किल होती है, अब सब आसान हो जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा कि कुछ भी आसान हो गया है। बीती रात बहुत ही भयानक थी। होश में आने के बाद भी मैं चीख रही थी। बेगम जान मुझे अपने कमरे में ले गईं और मैं सारा दिन उनके सीने से लगकर रोती रही। मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। अगर मेरी माँ जिंदा होती तो शायद मुझे यह दिन नहीं देखना पड़ता। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि माँ बाप के सिवा
इस दुनिया में कोई अपना नहीं होता। मेरी चाची, जिन्हें मैंने माँ की जगह दी थी, ने ही मुझे इस दलदल में धकेल दिया था। मेरा नाम अद्रिका था, लेकिन यहाँ पर मेरा नाम गुलजान रख दिया गया। अब हर कोई मुझे इसी नाम से पुकारता था और मैं भी भूल चुकी थी कि मेरा असली नाम क्या था। सारा दिन मैं बेगम जान के पास रही और उनसे कह दिया था कि मैं किसी ग्राहक के पास नहीं जाऊंगी, लेकिन कोठे पर रहने वाली लड़की की कीमत ना लगे, यह कैसे हो सकता था। 2 दिन ऐसे ही बीत गए। तीसरे दिन एक 55 साल का ग्राहक मेरी कीमत लगाने के लिए आया। मैंने सायरा बानो से मना करने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे जोरदार थप्पड़ मार दिया और बोली, यहां मना करने की गुंजाइश नहीं है। अगर तू नहीं जाएगी तो मैं खुद तुझे ग्राहक के सामने पेश करूंगी। मुझे मजबूरन सायरा बानो की बात माननी पड़ी। बेगम जान ने मुझे उस आदमी के पास जाने के लिए तैयार किया और मेरी मुट्ठी में लहसुन का एक टुकड़ा पकड़ाते हुए कहा, इसे अपनी नाभि पर लगाना मत भूलना। मैंने खामोशी से लहसुन पकड़ा और उस कमरे की ओर बढ़ गई। रात चुपचाप उस बूढ़े के साथ बिता दी। अब की बार मैंने कोई शोर शराबा नहीं किया। बेगम जान की बात सही साबित हुई। जब मैंने शोर नहीं मचाया तो ग्राहक ने भी मुझे परेशान नहीं किया, लेकिन बिस्तर पर जाने से पहले मैंने अपनी नाभि पर लहसुन का रस लगा लिया था। इस लहसुन का क्या महत्व था, यह मुझे नहीं पता था, लेकिन बेगम जान ने मुझे इसे लगाने के लिए कहा था। अब यह हर रोज का सिलसिला बन गया। मुझे अभी भी कबीर की याद आती थी। क्या उसने मेरी गुमशुदगी पर अपनी बहन से कोई सवाल नहीं किया होगा? क्या उसने मुझे कभी नहीं ढूंढा, या अब वह मुझे भूल चुका है? बस मैं इन्हीं सवालों के जवाब खोजती रहती थी। एक दिन जब ग्राहक चला गया तो मैं चुपचाप बेगम जान के कमरे में चली गई। बेगम जान मुझे देखकर मुस्कुराईं और धीरे से बोलीं, क्या तुम ग्राहक के पास जाने से पहले अपनी नाभि पर लहसुन का रस लगाती हो? मैंने हाँ में सिर हिलाया। बेगम जान ने कहा, तुम मेरी बेटी की उम्र की हो, मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह समझती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें इन लोगों से नहीं बचा सकती। तुम्हारी पहचान अब बदल गई है। अगर तुम यहाँ से भागने की कोशिश भी करोगी तो यह समाज तुम्हें जीने नहीं देगा, क्योंकि अब तुम एक धंधा करने वाली औरत बन चुकी हो। बेगम जान मुझे हमेशा समझाती थीं कि बाहर की दुनिया के बारे में मत सोचना। मैंने उनकी बातों को दिलो दिमाग में बसा लिया था। इस तरह 8 महीने बीत गए। अब तो मुझे इस काम की आदत हो गई थी। मैं बस जानती थी कि ग्राहक मेरा इंतजार कर रहा है और मैं खुद को तैयार कर लेती थी। जो मैं कभी कबीर की दुल्हन बनने के सपने देखती थी, अब हर रात किसी न किसी मर्द की दुल्हन बन जाती थी। लेकिन हर रात बेगम जान मुझे लहसुन पकड़ाती थीं और कहती थीं, बिस्तर पर जाने से पहले इसे अपनी नाभि पर लगा लेना। कई बार मैंने बेगम जान से पूछा, इस लहसुन में ऐसा क्या है जो आप हर बार मुझे देती हैं? तो वह कहती, सही वक्त आने पर तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। याद रखना, किसी भी ग्राहक के पास जाने से पहले लहसुन का इस्तेमाल जरूर करना। काफी दिनों से देख रही थी कि बेगम जान बीमार थीं, लेकिन वह अपना इलाज नहीं करा रही थीं। वैसे भी हम जैसी औरतों का इलाज मुमकिन कहाँ है? हमारा तो यहाँ कोई अपना ही नहीं है जो हमारी फिक्र कर सके। मेरी फिक्र करने वाली यहाँ सिर्फ बेगम जान थीं। अगले ही दिन सायरा बानो मेरे पास आईं और कहने लगीं कि रात को तैयार रहना, तुम्हारे पास एक ग्राहक आएगा। यह कहकर वह चली गईं और मैं तैयार होने लगी। अब मुझे इस दुनिया की आदत हो गई थी। जब मैं पूरी तरह तैयार हो गई तो बेगम जान फिर आईं और मुझे लहसुन का टुकड़ा पकड़ाया। आज मैंने सोच लिया था कि आखिर बेगम जान मुझे लहसुन क्यों देती हैं, यह पूछकर ही रहूंगी। लेकिन मुझे ग्राहक के पास जाने में देर हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि वापस आकर पूछूंगी। जब मैं ग्राहक के कमरे में पहुंची और लहसुन का रस अपनी नाभि पर लगाया तो मैंने देखा कि वहां कबीर बैठा हुआ था, नशे में धुत। मुझे देखते ही वह चौंक गया और बोला, अद्रिका, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मैंने उसे धक्का दिया और कहा, मैं अद्रिका नहीं हूं, मेरा नाम गुलशन है। मेरी इज्जत लुट चुकी थी और इस कोठे पर सालों से मेरी इज्जत नीलाम हो रही थी।
कबीर ने मेरे कंधों को पकड़कर मुझे झकझोरा और कहा, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम ही अद्रिका हो। यहां तक कैसे पहुंची? मैंने उसे पूरी कहानी सुनाई कि उसकी बहन ने ही मुझे यहां पहुंचाया था। ये सुनकर वह मेरे कदमों में गिरकर रोने लगा और कहने लगा कि जब उसकी बहन को हमारे अफेयर के बारे में पता चला, तभी से उसने मुझसे नफरत करनी शुरू कर दी थी। उसने बताया कि उसकी बहन अक्सर अजनबी आदमियों को अपने फायदे के लिए घर बुलाती थी, क्योंकि उसके पति ज्यादातर घर से बाहर रहते थे। कबीर को यह सब पता था और उसने अपनी बहन को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। अगले ही दिन उसकी बहन ने कबीर से कहा कि मैं किसी लड़के के साथ भाग गई हूं। कबीर को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसकी बहन ने उसे यकीन दिलवा दिया। उसने मुझे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। उसने अपने जीजा जी को भी बताया कि उनकी भतीजी भाग गई है। कबीर मुझसे माफी मांगने लगा कि उसने मुझे ज्यादा ढूंढने की कोशिश नहीं की। उसने बताया कि मेरी चाची बहुत बीमार हैं और बिस्तर पर पड़ी हुई हैं। उन्हें उनके किए की सजा मिल चुकी है। उसने कहा कि मेरी चाची ने अपनी गलती छुपाने के लिए मुझे इस कोठे पर छोड़ दिया था। कबीर ने मुझे अपने साथ ले जाने की जिद की, लेकिन मैंने मना कर दिया। वह चुपचाप वहां से चला गया, क्योंकि वह जान चुका था कि अब मैं एक वैश्या बन चुकी हूं और इस हालत में वह मुझे कभी स्वीकार नहीं करेगा। कबीर ने खुद को शराब में डुबो लिया और कोठे पर आने लगा। वह उस रात भी शर्मिंदा होकर चला गया और मैं बेगम जान के कमरे में चली गई। जब मैं वहां पहुंची तो देखा कि बेगम जान जमीन पर पड़ी हुई थीं। उन्हें छूकर देखा तो उनका शरीर ठंडा हो चुका था। मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। मैं बेगम जान को ही अपना सब कुछ मानती थी और आज वे मुझे छोड़कर जा चुकी थीं। उनकी मुट्ठी में एक चिट्ठी थी जिसमें उनकी पूरी कहानी लिखी हुई थी कि वे किस तरह से इस कोठे पर आईं और उन्होंने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी। चिट्ठी में लिखा था कि लहसुन के रस को नाभि पर लगाने से औरत कभी भी गर्भवती नहीं होती और वह तरह तरह की बीमारियों से भी दूर रहती है। बेगम जान को यह सब पहले से पता नहीं था, इसलिए वे इतनी ज्यादा बीमार हो गई थीं। जब बेगम जान को यह बात पता चली तो उन्होंने यह नुस्खा मुझ पर आजमाना शुरू कर दिया। क्योंकि उन्हें मेरी सेहत की बहुत चिंता थी, इसलिए वे हर बार मुझे लहसुन देती थीं और कहती थीं कि इसे अपनी नाभि पर जरूर लगाना। अब बेगम जान इस दुनिया से जा चुकी हैं और अब कोई मुझे लहसुन नहीं देगा। मैं इस कोठे पर अपनी बाकी की जिंदगी बिता रही हूं, लेकिन आज भी मुझे बेगम जान की याद आती है। लहसुन का रस अपनी नाभि पर लगाने से मुझे आज तक कोई बीमारी नहीं हुई है और ना ही मैं किसी ग्राहक से गर्भवती हुई हूं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।